आपसे पूछूं कि सिर्फ 10 रुपए खर्च करके आप किसी भी सरकारी विभाग से सवाल पूछ सकते हैं और कानून के तहत सरकार को उसका जवाब देना ही पड़ेगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? या फिर अगर आपके गांव की सड़क का पैसा गायब हो जाए, राशन की दुकान में भ्रष्टाचार हो, सरकारी नौकरी की भर्ती में गड़बड़ी का शक हो, या किसी सरकारी योजना का पैसा कहाँ खर्च हुआ यह जानना हो, तो क्या करेंगे? इसका जवाब है सूचना का अधिकार, आरटीआई 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। यह सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि हर भारतीय नागरिक के हाथ में दिया गया लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली हथियार है। आप सभी दर्शकों का एजुकेशन एआई भारत चैनल स्वागत करता है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, सूचना का अधिकार, आरटीआई 2005। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे मुख्यतः सबसे पहले आरटीआई क्या है। आरटीआई क्या है? व्हाट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे यह कानून क्यों बनाया गया, यह कानून क्यों बनाया गया, इसका रीजन जानेंगे, इसे क्यों बनाया गया था, इसकी क्या जरूरत महसूस हुई। उसके बाद इसे कैसे लागू किया गया, इसे कैसे लागू किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे आरटीआई कैसे फाइल करें। आरटीआई कैसे फाइल करें, कैसे फाइल करें, क्या वो तरीका है, क्या वो प्रोसीजर है, क्या वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है आरटीआई फाइल करने में, उसके बारे में बातें करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यदि हमने यदि हमने आरटीआई लगाई है किसी भी विभाग की, किसी भी चीज की, तो उसमें हमें क्या जानकारी मिल सकती है, कौन सी जानकारी मिलती है। तो कौन सी जानकारी हमें इससे मिलती है, कौन सी जानकारी मिल सकती है। कुछ जानकारी मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जानकारी ना मिले, उसके बारे में भी बातें करेंगे। और कौन सी नहीं, सारी जानकारी नहीं मिलती इसमें भी, कुछ जानकारी ऐसी हैं जो हमें नहीं मिल सकती। हर कानून का एक पॉजिटिव एंगल भी होता है और जो है नेगेटिव एंगल भी होता है, तो उसका नेगेटिव एंगल भी पे भी बात करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे आरटीआई से जुड़े बड़े मामले, से जुड़े बड़े मामले। जुड़े बड़े मामले। इसके बाद जब ये कानून आया, इसने कुछ चुनौतियों को भी फेस किया, तो वो जो चुनौतियां थी, अपॉर्चुनिटीज थी, उसके बारे में भी बात होगी। आरटीआई की चुनौतियां, एक एक करके हर विषय को जानेंगे और उसके बाद बात करेंगे इसको लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है। ठीक है, आरटीआई, वाई आरटीआई known to be as backbone for a democratic country। रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है, बैकबोन फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, तो बिना समय गवाए हम एक एक करके इन सभी 8 टॉपिक्स जो 8 टाइटल्स हैं इनको कवर करेंगे और पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे कि आरटीआई क्या है, यह कानून क्यों बनाया गया, इसे कैसे लागू किया गया, कैसे फाइल करें, कौन सी जानकारी मिलती है, कौन सी नहीं। आरटीआई से जुड़े कुछ बड़े मामले, मतलब जब से आरटीआई आया है तो इसके बाद कुछ ऐसे भी मतलब मामले हैं जिनमें पता लगा है कि हाँ, यदि आरटीआई ना होता तो इनका पता ही ना लगता। आरटीआई की कुछ चुनौतियां और इसको बैकबोन क्यों माना जाता है एज अ किसी भी एक मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री की। तो बिना समय को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरटीआई क्या है। जैसे आपने देखा था, सबसे पहले हमें यही जानना आरटीआई क्या है। व्हाट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। सरल भाषा में यदि मैं कहूं तो आरटीआई का मतलब है सरकार के पास जो उपलब्ध सूचना है उसको प्राप्त करने का कानूनी अधिकार। ठीक, सरकार के पास उपलब्ध उपलब्ध सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार। गवर्नमेंट के पास जितनी भी जानकारी है उसको प्राप्त करने का अधिकार, ये हमारा क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। उसके बाद
ओके, अब इसमें हम क्या पूछ सकते हैं? तो हम पूछ सकते हैं सबसे पहले, किसी सड़क का निर्माण हुआ है, उसमें कितना खर्चा हुआ? सड़क, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब हम कहाँ कहाँ आरटीआई लगा सकते हैं। तो सबसे पहले है सड़क निर्माण पर, सड़क निर्माण पर कितना खर्च हुआ? आपके गांव में, मोहल्ले में, देहात में जो सड़क बनी है, आपके गांव में, आपके घर के सामने की जो गली बनी है, उसमें कितना खर्च सरपंच साहब ने किया है, वो भी आप जान सकते हैं इसके माध्यम से। कितना खर्च किया, पैसा खर्च किया है, वो भी आप इसमें जान सकते हैं। नंबर 2, इसमें आप और क्या जान सकते हैं? कोई भर्ती हुई है, कोई चयन प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती हुई है, उसमें चयन प्रक्रिया क्या थी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस था, क्या मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर था? तो भर्ती की चयन प्रक्रिया, उत्तर प्रदेश में मान लो यदि यूपी पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती हुई, तो उसमें चयन प्रक्रिया क्या थी? ठीक। मध्य प्रदेश में यदि अध्यापकों की प्राइमरी लेवल पे भर्ती हुई, उसमें चयन प्रक्रिया क्या थी? वो सब बातें आप जान सकते हैं। और इसमें क्या है, क्या जान सकते हैं? कोई फाइल किस अधिकारी के पास लंबित है? आपने कोई फाइल लगाई, वो किस अधिकारी के पास लंबित है, वो भी जान सकते हैं। कोई फाइल किस अधिकारी के पास लंबित है, वो भी जान सकते हैं आप इसमें। और इसमें हम क्या जान सकते हैं? योजना का बजट कितना था, कोई भी योजना आई, ठीक, उसका बजट कितना था, कितना सरकार ने सोचा था कि इस पे खर्च होना चाहिए, उसका जो मतलब बजट था, तो योजना का बजट, ये भी आप इसमें जान सकते हैं। और इसमें क्या जान सकते हैं हम? किसी भी कंपनी ने कोई ठेका लिया, मान लो रोड बनाने का लिया, या फिर कोई कुछ ऐसी इमारत बनाने का ठेका लिया, कोई सरकारी इमारत, कोई प्राइवेट, तो जो कंपनी ने ठेका लिया है, तो किस कंपनी ने ठेका लिया है, किस कंपनी ने ठेका लिया है, उस कंपनी की पूरी जानकारी आप आरटीआई के माध्यम से, एक कानून के माध्यम से जो है ले सकते हैं। ठेका लिया, ठीक, इसके बारे में जान सकते हैं। और इसमें हम क्या जान सकते हैं? सरकारी निर्णय का आधार क्या था? हम हर इलाके में जो है कोई ना कोई जो है, मतलब गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेती है कि उसमें हम ये करेंगे, उसमें ये करेंगे, तो उस निर्णय को लेने का बेसिस, उसका आधार, उसका बेस क्या था, वो हम इस आरटीआई के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा, किसी सरकारी निर्णय का आधार, आधार क्या था, तो ये भी हम आरटीआई के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आरटीआई के तहत आप सूचना मांग सकते हैं, किसी अधिकारी की राय, स्पष्टीकरण या भविष्य की संभावना नहीं। ये आप नोट करना, सिर्फ सूचना मांग सकते हैं आप सूचना मांग सकते हैं, लेकिन किसी अधिकारी से क्या नहीं मांग सकते? एक तो राय, एक तो राय नहीं मांग सकते, ठीक, सजेशन। और क्या नहीं मांग सकते? स्पष्टीकरण, किसी भी बात को लेके स्पेसिफिकेशन नहीं मांग सकते। और क्या नहीं मांग सकते? भविष्य की संभावनाएं, भविष्य की संभावना, कोई भी काम यदि हो रहा है, मतलब आने वाले फ्यूचर में उसका क्या होगा, ठीक है, तो आप जो है फ्यूचर में क्या उसकी पॉसिबिलिटी होगी, वो नहीं मान सकते। फ्यूचर्स पॉसिबिलिटी, ये नहीं मांग सकते आप। ओके, तो एक तो क्या नहीं मांग सकते? सजेशन नहीं मांग सकते, एक स्पेसिफिकेशन नहीं मांग सकते, और क्या नहीं मांग सकते? फ्यूचर पॉसिबिलिटी। क्या मांग सकते हैं? सिर्फ सूचना। ये आप नोट जो अपने ध्यान में रखिएगा। तो आपको समझ आ गया होगा आरटीआई क्या है और हम इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, क्या जो है हम सूचना मांग सकते हैं और क्या नहीं मांग सकते। बिल्कुल अच्छे से जो है यहाँ पे मैंने समझाया है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि यह कानून क्यों बनाया गया। नंबर 2 पॉइंट था हमारा, आरटीआई कानून क्यों बनाया गया, कानून क्यों बनाया गया। तो इस बात को जानने के लिए थोड़ा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्यों बनाया गया, क्या इसकी जरूरत महसूस हुई, क्यों बनाया गया।
थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। सबसे पहले, आजादी के बाद कई दशकों तक सरकारी फाइलें आम जनता की पहुंच से बाहर थी। ब्रिटिश शासन के समय बिना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इस एक्ट के बिना हम सरकारी फाइलों तक पहुंच भी नहीं सकते थे। सीक्रेट एक्ट 1923, ब्रिटिश शासन के समय बिना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 सरकारी सूचनाओं को गुप्त रखने का आधार था। ठीक है, इस एक्ट के तहत जितनी भी सरकारी फाइलें हैं वो गुप्त रखने का अधिकार था, गुप्त रखने का आधार था। इसका परिणाम यह हुआ कि जब ये एक्ट जब तक रहा, इसका क्या परिणाम हमें देखने को मिला? एक तो भ्रष्टाचार बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा। और क्या हुआ? सरकारी कामों में पारदर्शिता कम रही, सरकारी कामों में पारदर्शिता कम रही, पारदर्शिता कम रही। और क्या रहा? जनता अपने पैसों का हिसाब नहीं पूछ सकती थी, जनता अपने ही पैसों का हिसाब नहीं पूछ सकती थी, नहीं पूछ सकती थी। ये ब्रिटिश शासन के समय था, ऑफिशियल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जब ये था तो ये चीजें हमें देखने को मिली। ठीक, जब ये हुआ तो 1990 के दशक में, जब भारत आजाद हो गया 47 में, तो 1990 के दशक में इस चीज की कमी महसूस हुई कि नहीं, कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे कि हम भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर सकें, सरकारी जितने भी काम हमारे हैं उसमें जो है पारदर्शिता रहे और जनता जो है अपने पैसे का हिसाब मांग सके। ठीक है, तो इसकी जब कमी महसूस हुई तो 1990 के दशक में क्या होता है, राजस्थान के अंदर मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन, इस संगठन ने आवाज उठाई और इन्होंने ये आवाज उठाई थी कि हमारा पैसा हमारा हिसाब, हमारा पैसा हमारा हिसाब। इन्होंने MKSS राजस्थान के अंदर, MKSS ने ये आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो कौन कर रहा था? अरुणा रॉय, अरुणा रॉय। अरुणा रॉय जी जो है इसका जो है मतलब इस आंदोलन का जो है नेतृत्व कर रहे थे अपने साथियों के साथ। फोटो भी देख सकते हैं आप, ये थे अरुणा रॉय जी। और ये दूसरी फोटो है, ये मजदूर किसान शक्ति संगठन का उस समय का है, ये आप देख सकते हैं 1990 का, जो जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो यहीं से पूरे देश में सूचना के अधिकार की मांगे तेज हुई। कई वर्षों के संघर्ष के बाद संसद ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 पारित किया। तो आपको समझ आ गया होगा कि RTI कानून क्यों बनाया गया। वो इस वजह से बनाया गया था ताकि भ्रष्टाचार रोका जा सके, सरकारी कामों में पारदर्शिता बढ़ सके, जनता अपने काम का हिसाब मांग सके। तो सबसे पहले जो चिंगारी थी वो 1990 में MKSS के द्वारा जो है इसकी जो है आवाज उठाई गई। अरुणा रॉय जी थी इसमें, उन्होंने ये आवाज उठाई थी। इसके बाद बात करते हैं इसे कब लागू किया गया। हमारा तीसरा नंबर पॉइंट था, इसे कब लागू किया गया। इसे कब लागू किया गया? संसद ने मई 2005 में इसे पारित किया। 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से मंजूरी मिली। ओके, और क्या था इसके बाद? 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर
2005 को यह कानून पूरे भारत में लागू हो गया। पूरे भारत में लागू, पूरे भारत में लागू। इसी दिन से प्रत्येक भारतीय नागरिक को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिल गया। ये तीनों जो दिनांक है याद रखना। मई 2005 में पारित किया गया संसद से, उसके बाद 15 जून 2005 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली और 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में से लागू कर दिया गया। महत्वपूर्ण विषय की बात करते हैं। इसके अंदर आरटीआई फाइल कैसे करें, तो फाइल करने का क्या प्रोसीजर है उसके बारे में बात करेंगे। 4 नंबर पॉइंट हमारा जो था, आरटीआई फाइल कैसे करें। आरटीआई फाइल कैसे करें इसके बारे में बात करते हैं। क्या वो प्रोसेस है, क्या वो प्रोसीजर है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये तय करिए कि आपको किस विभाग से जानकारी चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, विभाग। डिसाइड डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट के खिलाफ आपने आरटी डालनी है वो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। मान लो आपको खाद्य विभाग के खिलाफ डालनी है, तो आपका पहला क्लियर हो गया कि आपने जो है फूड डिपार्टमेंट के खिलाफ जो आरटीआई डालनी है। उसके बाद फिर उस विभाग का जो पीआईओ है, फिर उस विभाग के जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है यानी पीआईओ को आवेदन करना है अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक, क्या करना है, एप्लीकेशन टू पीआईओ। पीआईओ स्टैंड्स पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। स्टेट पीसीएस से सिलेक्ट हो गए आते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, इनको आपने एप्लीकेशन देनी है, आवेदन भेजना है। ठीक है, आवेदन हो गया, आपकी जानकारी पीआईओ तक पहुंच गई, आवेदन। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपने, ये आवेदन करते वक्त क्या करना है आपने, आवेदन में स्पष्ट भाषा में अपनी मांगे और जानकारी लिखनी है। जो भी आप मांगना चाह रहे हैं, जो जानकारी आपको चाहिए उसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर एंड क्लियरिटी फॉर द इंफॉर्मेशन, फॉर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियरिटी और क्लियरिटी जो आपकी इंफॉर्मेशन के बारे में होनी चाहिए। और इसमें क्या है, 10 रुपये लगते हैं गवर्नमेंट जो इसमें प्राइस है आवेदन करने का, सिर्फ 10 रुपीज़ लिख लेना कहीं, 10 रुपीज़ ओनली। ये जो एप्लीकेशन आप करेंगे सिर्फ 10 रुपीज़ जो है गवर्नमेंट इसका चार्ज करता है। आज अधिकांश विभागों में आरटीआई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दाखिल करी जा सकती है। ठीक है, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी, दोनों माध्यम से आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद यदि अब आपकी आरटीआई जो है पीआईओ तक पहुंच गई, ठीक, अब ये पीआईओ की जिम्मेदारी बनती है कि 30 दिनों के अंदर यदि उत्तर नहीं आता है तो आप फर्स्ट अपील डाल सकते हैं, प्रथम अपील। यदि 30 दिनों के अंदर, वैसे कोई भी हम आरटीआई लगाते हैं तो 30 दिनों के अंदर जवाब आ जाना चाहिए, ये कानून में बात लिखी हुई है सूचना के अधिकार में। यदि नहीं आती है 30 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर यदि जानकारी नहीं आई, सूचना नहीं मिली, तो क्या करेंगे, फर्स्ट अपील, फर्स्ट अपील आप करेंगे, प्रथम अपील। यदि फिर भी समाधान ना मिले तो राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग या फिर केंद्रीय सूचना आयोग, में आप जो है द्वितीय अपील, सेकंड अपील, सेकंड अपील, ठीक है, द्वितीय अपील आप कर सकते हैं। इसमें एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रहता है वो हम करते हैं पीआईओ को, और स्टेट लेवल पे हम करते हैं एसआईओ को, और नेशनल लेवल पे यानी कि सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे हम करते हैं सीआईओ को। पब्लिक
इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर और ये सेंटर इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये हर लेवल पे इंफॉर्मेशन ऑफिसर का है। पीआईओ ने जवाब नहीं दिया तो प्रथम अपील डालेंगे आप, ठीक। यदि नहीं आ रहा है तो फिर आप एसआईओ या सीआईओ को द्वितीय अपील डालेंगे। तो ये हमारा कैसे फाइल करना है आरटीआई, ये उसका प्रोसेस है। सबसे पहले आप जो है डिपार्टमेंट डिसाइड करिए, उसके बाद पीआईओ को एप्लीकेशन डालिए और आपकी इन्फॉर्मेशन क्लियर और पूरी क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। 10 रुपीज लगता है, सिर्फ ज़्यादा नहीं। दोनों तरीकों में अवेलेबल आज के टाइम में, ऑनलाइन भी और जो है ऑफलाइन भी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पीआईओ, स्टेट लेवल पे एसआईओ और सेंट्रल लेवल पे सीआईओ, ठीक। 30 दिनों के अंदर जवाब नहीं आता है तो फर्स्ट अपील, ठीक। नहीं मतलब यदि फर्स्ट अपील के बाद भी नहीं आया, उसके बाद फिर राज्य सूचना आयोग या फिर केंद्रीय सूचना आयोग को सेकंड अपील। यहाँ तक समझ आ गया होगा। बात करते हैं कि हम आरटीआई जो कानून है इसके तहत कौन सी जानकारी जो है सरकार से जो है ले सकते हैं और कौन सी जानकारी नहीं ले सकते, इसके बारे में देखते हैं एक बार। तो अब हम बात करते हैं 5 नंबर की, 5 नंबर पॉइंट की। कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कौन सी नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। ये मैं बना लेता हूँ इधर, प्राप्त जानकारी। ये मैं यहाँ लिखता हूँ प्राप्त जानकारी। ये न प्राप्त जानकारी जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम इसमें। सबसे पहले हम सरकारी फाइलों की, गवर्नमेंट फाइल्स की कॉपीज। उसके बाद टेंडर, किस कंपनी को क्या टेंडर दिया गया है, वो टेंडर क्या गवर्नमेंट ने निकाले हैं उसके बारे में जानकारी। और क्या, खर्च का वितरण, किसी भी चीज में कितना खर्च हुआ उसका पूरा विवरण, खर्च का पूरा विवरण, ये हम प्राप्त कर सकते हैं। और क्या प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी आदेश, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर हुआ है, ठीक, उसके बारे में। गवर्नमेंट ऑर्डर, सरकारी आदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और क्या प्राप्त कर सकते हैं जी, रिपोर्ट। इसके बाद रिकॉर्ड, इसके बाद बजट, और इसके बाद योजनाओं का विवरण। योजनाओं का विवरण, ये भी हम इस कानून के तहत प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड यदि आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। ये सब चीजें हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। समझ आ गया होगा आपका। अब बात करते हैं कि क्या हम इसमें प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने आपको शुरुआत में बताया था। सबसे पहले तो हम क्या प्राप्त नहीं कर सकते इसमें, एक तो सरकारी सुरक्षा से जुड़ी जानकारी, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये हम नहीं प्राप्त कर सकते। और क्या नहीं प्राप्त कर सकते जी, सैन्य गोपनीय जानकारी, ठीक है, मिलिट्री कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल जानकारी, इंफॉर्मेशन। ऑपरेशन सिंदूर में आर्मी कहाँ पे पोजीशन लेगी, इसके बारे में हम पता नहीं कर सकते। उसके बाद हम किस बारे में नहीं पता कर सकते, विदेशी सरकार द्वारा गोपनीय रूप से साझा की गई जानकारी, विदेशी सरकारों द्वारा साझी गोपनीय रूप से, सीक्रेटली जो जानकारी शेयर करी गई है, गोपनीय रूप से शेयर की गई जानकारी, ये हम नहीं प्राप्त कर सकते। और हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते जी इसमें, व्यक्तिगत निजी जानकारी, ठीक है, व्यक्तिगत किसी के बारे में, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत निजी जानकारी।
और क्या है, अदालत द्वारा प्रतिबंधित दस्तावेज, अदालत द्वारा प्रतिबंधित, रेस्ट्रिक्टेड जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, दस्तावेज। उसके बाद क्या नहीं प्राप्त कर सकते, और ऐसी जानकारी जिससे किसी जांच पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, वो जानकारी हम जो है प्राप्त नहीं कर सकते। ये जितने भी बातें मैंने लिखी, ये आरटीआई कानून के अंतर्गत धारा नंबर 8 के अंतर्गत इनको छूट प्राप्त है। आरटीआई कानून जो है, आरटीआई 2005 जो कानून है, इसमें धारा नंबर 8, धारा संख्या 8 के तहत छूट प्राप्त है, छूट प्राप्त है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कौन सी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। जो प्राप्त नहीं कर सकते वो आरटीआई कानून की किस धारा के तहत उन्हें छूट प्राप्त है, वो सभी आपको पता लग गया होगा। बात करते हैं आरटीआई से जुड़े कुछ बड़े मामले। आरटीआई कानून आने के बाद जिनका पता लगा, यदि आरटीआई कानून ना होता तो शायद ही ये जो है कभी हमारे सामने आ पाए। तो 6 नंबर पे बात करते हैं आरटीआई से जुड़े बड़े मामले, से जुड़े बड़े मामले। तो पहला मामला था आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, घोटाला। इसका पता आरटीआई कानून आया था, लोग सचेत थे, सावधान थे, तो उन्होंने आरटीआई लगाई, तब इसका पता लगा था। ठीक है, ये एक्चुअली मंत्रियों ने और मिलिट्री ऑफिसर्स ने मिलकर ये जो है घोटाला किया था, तब इसका पता लगा था। और क्या बड़ा ऐसा मामला है जो आरटीआई कानून के बाद पता लगा। दूसरा है कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। इसमें जो खर्च और टेंडर किसको दिया गया था, इसमें बहुत तगड़ा घोटाला हुआ था खर्च व टेंडर को लेकर। ये आरटीआई कानून था, इसलिए पता लग गया था खर्च और टेंडर में। और बड़ा मामला क्या है इसमें, दिल्ली राशन वितरण, राशन वितरण। ये जब इसमें आरटीआई लगाई गई, इसमें क्या पता लगा, बहुत सारी चीजों में अनियमितताओं का पता लगा। ठीक है, अनियमितताओं की जानकारी सामने आई, अनियमित नियमित इरेगुलरिटीज थी बहुत सारी चीजों में, अनियमितताओं की जानकारी सामने आई, जानकारी सामने आई। इसके अलावा मनरेगा, मनरेगा जैसी योजनाएं जो थी, उसमें भी आरटीआई के माध्यम से जो है फर्जी भुगतान, मतलब मजदूर को पैसा दिया जा चुका है, ये कागजों में चढ़ गया है, लेकिन एक्चुअल में ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, फर्जी भुगतान और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। तो मनरेगा जो योजना थी उसमें भी बहुत तकड़ा घोटाला हुआ था, ये भी आरटीआई कानून की वजह से पता लगा। तो बहुत लंबी लिस्ट है, तो ये कुछ मुख्य बड़े मामले हैं जो कि हमें याद रखने हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि आरटीआई ने पारदर्शिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब से आरटीआई कानून आया है, आरटीआई कानून आया है, तो चीजों चीजों में, कानूनों में, योजनाओं में, जितनी भी सरकार व्यवस्था कर रही है, जितनी योजनाएं लेके आ रही है, सभी में पारदर्शिता बढ़ी है, पारदर्शिता में बढ़ोतरी हुई है।
तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि आरटीआई से जुड़े कौन कौन से बड़े मामले हैं। बात करते हैं कि आरटीआई कानून के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7, आरटीआई की चुनौतियां। इतना बड़ा कानून था, इतने सारे पर्दाफाश करे, इतने सारे घोटाला भ्रष्टाचार पकड़े गए, तो चुनौतियां तो रही होंगी। तो चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। हालांकि आरटीआई एक जो है मजबूत कानून है, लेकिन इसके सामने भी कई चुनौतियां थी। जैसे कई कई बार विभाग समय पर जानकारी नहीं देते थे। सबसे पहला तो समय पर जानकारी उपलब्ध ना करवाना, समय पर जानकारी उपलब्ध ना करवाना। और क्या चुनौतियां रही? कई बार अधूरी या गलत जानकारी जो है दिया जाना, अधूरी व गलत इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी दिया जाना। और क्या चुनौतियां थी? सूचना आयोगों में बड़ी संख्या में अपीलें लंबित रहती थी। इंफॉर्मेशन कमीशन में बड़ी संख्या में अपीलों का लंबित होना। इसके अलावा भी आरटीआई जो कार्यकर्ता थे उन पे हमले हुए और कुछ मामलों में उनकी हत्या तक कर दी गई। इसी कारण आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और सूचना आयोगों को अधिक मजबूत बनाने की मांग लगातार उठती रही। तो ये कुछ मुख्य जो चुनौतियां थी वो देखने को मिली। ठीक, समय पर जानकारी का उपलब्ध न होना, अधूरी व गलत जानकारी, और इंफॉर्मेशन कमीशन में बड़ी संख्या में अपीलों का लंबित रहना लंबे समय तक। यहाँ तक समझ आ गया होगा। बात करते हैं कि आरटीआई को लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, इसके बारे में बात करेंगे। आरटीआई को लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता भी है। तो इसके बारे में देखेंगे कि ऐसा क्यों है। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। आपको सभी को पता हुआ है कि लोकतंत्र यानी कि लोगों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा तंत्र जिसमें कि सरकार सामने होती है और जो है जनता उसका चुनाव करती है। तो अंतिम शक्ति कहाँ रहती है? जनता के पास होती है लोकतंत्र में। हम सभी जानते हैं ये बात। शक्ति जनता के पास। लेकिन यदि जनता को यही पता ना हो सरकार क्या कर रही है और जनता के पैसे का उपयोग कैसे हो रहा है, तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। आरटीआई नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार देती है। ठीक है, आरटीआई मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आरटीआई नागरिकों को सवाल पूछने का अधिकार देती है। नागरिकों को सवाल पूछने का अधिकार देती है, पूछने का अधिकार देती है। यह सरकार को जवाबदेह बनाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? लोकतंत्र जो है इसके ये जनता के पास है। दूसरा पॉइंट, आरटीआई नागरिकों को सवाल पूछने का अधिकार देती है, इसलिए आरटीआई को लोकतंत्र की जो है रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और इसके बाद यह सरकार को जवाबदेह बनाता है, यह सरकार को जवाबदेह बनाता है। हम कोई भी क्वेश्चन यदि करेंगे, कोई भी जानकारी या जो है इंफॉर्मेशन हम मांग रहे हैं, तो उसमें सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो ये सरकार को जवाबदेह बनाता है। तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा? लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है? क्योंकि तो ये इसको जवाबदेह बनाता है। और क्या है? भ्रष्टाचार कम करने में, भ्रष्टाचार कम करने में मदद करता है, कम करने में मदद करता है। इसलिए भी लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। पारदर्शिता बढ़ाता है, सबसे मुख्य पॉइंट, पारदर्शिता बढ़ाता है। और इसके अलावा नागरिकों को शासन में भागीदारी का अवसर देता है। नागरिकों को
शासन में भागीदारी, शासन में भागीदारी का अवसर देता है। इसलिए भी यह जो है लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इसलिए आरटीआई को भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये कुछ मुख्य बातें हैं जिनकी वजह से जो है इसको रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अंत में मैं इतना सब होने के बाद आपको बहुत कुछ बातें क्लियर हुई होंगी, आरटीआई के बारे में पता लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो यदि इसमें कुछ चीज छूट गई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, सूचना ही शक्ति है। सूचना ही शक्ति है और आरटीआई उस शक्ति तक उस शक्ति तक शक्ति तक पहुंचने का सबसे प्रभावी माध्यम है। पहुंचने का सबसे प्रभावी माध्यम है। अंत में याद रखिए, आरटीआई कानून सरकार को परेशान करना नहीं है, बल्कि सरकार को जवाबदेह बनाना है। जब नागरिक जागरूक होते हैं तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। सूचना ही शक्ति है और आरटीआई उस शक्ति की चाबी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको आरटीआई लगाने का मौका मिले तो आप सबसे पहले किस सरकारी विभाग से जानकारी मांगेंगे और क्या जानकारी मांगेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर